पूरा एक वीक हो गया है मुझे इस टाटा अल्ट्रोज को चलाते हुए। इस गाड़ी के बारे में क्या चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी, क्या इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स है, माइलेज कितनी देती है, ओवरऑल चलाने में कैसा फील है, हर एक चीज़ को कवर करूंगा मैं इस वीडियो में। एक कंप्लीट जेन्युइन रिव्यू होने वाला है इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आई थिंक कि अगर आप एक 10-12 लाख रुपए की गाड़ी पे पैसा खर्च रहे हैं तो आप 20-30 मिनट जो है वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। ओके, सो ड्राइव रिव्यू स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि मौसम थोड़ा खुलेगा तो करेंगे, बट चलो अब भगवान की मर्जी। बारिश में ही ठीक, हल्की हल्की बारिश आ रही है। पिछले 3-4 दिन से ही ना बारिश आ रही है लगातार ही। वैसे तो हैचबैक में 360 डिग्री कैमरा की एज सच कोई ज़्यादा नीड नहीं होती, बट है तो अच्छा है। देखो काफ़ी अच्छा दिखाता है और एक्यूरेट काफ़ी है, एकदम इंच का डिफरेंस जो है वो दिखाता है। इसका जो 360 डिग्री कैमरा है वो हाई स्पीड्स में काम नहीं करता। आई थिंक कि 16-17 की स्पीड से ऊपर जाते के साथ फिर ये 360 बंद होके ना रिवर्स कैमरा दिखाने लग जाता है। रिवर्स कैमरा आप हाई स्पीड में देख सकते हो, 360 नहीं। बट हैरियर ईवी जब हमने चलाई थी तो उसमें ये चीज़ नोटिस की थी कि उसका कैमरा आपका काम करता है हाई स्पीड्स में भी। राइड क्वालिटी की पहले बात कर लेते हैं, फिर अपन इंजन एंड गियर बॉक्स की बात करेंगे। राइड क्वालिटी में जो सबसे अच्छी चीज़ है टाटा अल्ट्रोज के बारे में वो है इस गाड़ी का सस्पेंशन। हालांकि टाटा की सभी गाड़ियों के सस्पेंशन काफ़ी अच्छे होते हैं, पर अल्ट्रोज का ज़बरदस्त है भाई। छोटे गड्ढे हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कोई ब्रेकर कुदा देते हो, गाड़ी जंप कर जाती है तो भी कोई इश्यू जो है वो नहीं आता है। ना ही कोई अननेसेसरी आवाज़ आती है, ना ही गाड़ी में झटका फील होता है। ये काफ़ी बड़ी चीज़ कह रहा हूँ मैं, पर हाँ ये अल्ट्रोज के साथ है। पिछले वीक मैंने पूरे वीक स्कॉर्पियो एन को ड्राइव किया था। स्कॉर्पियो छोटे गड्ढों में तो काफ़ी अच्छे से निकल रही थी, बट जब कोई ब्रेकर आ जा रहा था, उससे जंप कर जा रही थी, तो फिर गाड़ी हिलती भी थी और वो झटके की आवाज़, सस्पेंशन की आवाज़ वो गाड़ी में आती थी। बट अल्ट्रोज में ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता। बढ़िया ट्यून किए गए हैं, हर एक रास्ते पे आपको गाड़ी कॉन्फिडेंस देती है, फिर चाहे वो गाँव का कच्चा रास्ता हो या फिर हाईवे हो। सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया से जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं ड्राइविंग के टाइम पे। ओवरऑल जो हिसाब की सीटें है गाड़ी की, काफ़ी चौड़ी सीटें हैं। अगर आप थोड़े हेल्दी हो तो भी आपको सीटें छोटी नहीं लगती है। इस प्राइस पॉइंट की काफ़ी गाड़ियों में ये दिक्कत है कि उनकी सीटें छोटी लगती है। थाई स्पोर्ट जो एक्सटेंडेड थाई स्पोर्ट अभी लगाया है वो भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है। कंफर्टेबली आप बैठ पाते हो, लंबी ड्राइव पे आप थकते नहीं हो इसकी सीटों पे। हाँ, एक हैचबैक है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो देख के तो भाई साहब आपको थोड़ा जो है वो चलना पड़ेगा। इंडिया अपनी डेवलपिंग कंट्री है और इस डेवलपिंग कंट्री में डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। गुड़गांव में तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आज के टाइम पे हो रहा है। कहीं पे रोड खोद रखा है, कहीं पे फ्लाईओवर बना रहे हैं, कहीं पे कुछ, तो वहाँ थोड़ा सा एक देख के चलाना पड़ता है। अभी परसों तो एक जगह पानी भरा हुआ था, वहाँ पे हल्का सा जो है मेरा अलॉय भी स्क्रैच हो गया। एक बड़े पत्थर में गाड़ी जो है वो टकरा गई थी, तो वो एक छोटी सी समस्या होती है हैचबैक्स के साथ। इस प्राइस पॉइंट की अगर आप कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर कोई माइक्रो एसयूवी कंसीडर करते हो तो वहाँ पे वो चीज़ आपको देखनी नहीं पड़ती, मतलब इजीली आप चले जाते हो। ओके, अभी वाइपर्स के बारे में बात करते हैं। वाइपर एरो ट्यून वाइपर लगाए गए हैं, दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट एक हल्का सा इशू इन वाइपर्स के साथ या पर्टिकुलर इस गाड़ी में भी हो सकता है कि जब ये वाइपर वापस जा रहे हैं ना तो यहाँ पे हल्का आप देखोगे तो मार्क्स छोड़ते हैं, वाटर मार्क्स, जिस वजह से थोड़ी सी विजिबिलिटी हैम्पर होती है, यानी कि शीशे को पर्टिकुलर वो क्लीन नहीं कर पाते हैं ये वाइपर। ये एक दिक्कत है। इसके बाद इंजन नॉइस, रोड नॉइस एंड ओवरऑल वाइब्रेशंस की बात करें रोड पे चलते हुए, सो इंजन नॉइस तो गाड़ी में डेफिनेटली आपको आती रहेगी जब भी आप रैव करोगे। अगर कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, जैसे अब 52-53 चल रही है, तो आपको एज सच कोई इंजन नॉइस नहीं आएगी। बट जैसे ही आप रैव करोगे, ये देखो, फिर आपको इंजन की नॉइस गाड़ी के अंदर आएगी। बट इंसुलेशन मटेरियल इतना बढ़िया लगाया है अब की बार टाटा ने, इतना अच्छा काम किया है इस अल्ट्रोज में कि आपको रोड नॉइस नहीं आती गाड़ी में कोई भी। हाई स्पीड में भी हल्की आवाज़ जो है आपको, जो विंड नॉइस की आएगी, वो गाड़ी के ORVMs के पास से आती है। ORVM काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। पिछली बार जब हमने इसकी वीडियो की थी, पिछला रिव्यू पेट्रोल DCA का जब किया था, तो हमने बताया था कि ये जो ORVM है थोड़े बड़े साइज़ के लगते हैं और इस वजह से इनमें हल्की नॉइस आती रहती है विंड की। बाकी तो
कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। मारुति के कंपैरिजन में फ्रोंक्स के साथ हमने इसको ड्राइव किया था, फ्रोंक्स के कंपैरिजन में तो आप ये मान लो कि 50% का डिफरेंस आपको मिलेगा ओवरऑल रोड नॉइज में। विजिबिलिटी गाड़ी में काफ़ी अच्छी है, विंड स्क्रीन का एरिया डिसेंट है, IRVM में अच्छी विजिबिलिटी है, पूरा बढ़िया। पीछे का ग्लास एरिया जो है वो विजिबल रहता है। पंच में थोड़ा सा छोटा है वो गिलास, तो उस वजह से थोड़ी IRVM में कम विजिबिलिटी है, बट अल्ट्रोज में ऐसा नहीं है, बड़ा गिलास है। ORVM बड़े बड़े साइज़ के हैं, ORVM में तो कंप्लीट आप अगर 4 लेन हाईवे है तो भी पूरा का पूरा आप देख सकते हो, इतनी अच्छी विजिबिलिटी ORVMs में है, तो उससे कोई शिकायत नहीं है। सीट हाइट एडजस्टमेंट जो है वो आपका प्योर वेरिएंट से मिल जाता है, सेकंड बेस वेरिएंट से। सो अगर आपकी हाइट कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करके बैठो और आपको अच्छी विजिबिलिटी देगी गाड़ी और अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस मिलने वाला है। स्टीयरिंग को भी आप ऊपर टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक की तो कोई खास ज़रूरत है नहीं, टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट होके वो भी एक अच्छा रहता है। एक चीज़ जो थोड़ी सी हैम्पर करती है मुझे, अभी याद आ गया बता देता हूँ, जो ये MID है, अभी तो बारिश आ रही है बट हल्की हल्की जब धूप होती है तो रिफ्लेक्टिव काफ़ी है ये MID। कहीं से भी आप इसको देख लो, इसमें रिफ्लेक्शन आता रहता है और उतनी क्लियरली विजिबल ये MID नहीं रहती। बट यहाँ पे आप टच स्क्रीन देखोगे तो टच स्क्रीन से कोई इशू नहीं है, अच्छे से काम करती है, अच्छे से रीच में है, HD स्क्रीन है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्लियरिटी है। इंटीरियर गाड़ी का काफ़ी सुंदर दिखता है, लगता है कि हाँ एक प्रीमियम गाड़ी आप चला रहे हो, अगर आप पैसा दे रहे हो तो चीज़ें आपको मिल रही है उस हिसाब की। देन अपन बात करें स्टीयरिंग फीडबैक की, तो स्टीयरिंग पकड़ने में काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल जो लेदर का यूज है, ये ड्यूल टोन लेदर का यूज, ये प्रीमियम भी फील करवाता है और पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा और कॉन्फिडेंस आपको देता है। लो स्पीड्स में काफ़ी अच्छा है, स्टीयरिंग आराम से घूम जाता है, लाइट वेट फील होता है। लेकिन जब आप हाई स्पीड पे जाते हो 80, 90, 100 के आसपास, तो वहाँ पे हल्का सा आपको एक्स्ट्रा टाइट फील होता है, थोड़ी सी हार्डनेस आ जाती है। जब लेन चेंज करते हैं हाईवे पे तो लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा वेट स्टीयरिंग में फील होता है, वो एक छोटा सा डिमेरिट है। बट उसका एक फ़ायदा भी है, जब स्टीयरिंग में वेट रहता है तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, गाड़ी स्टेबल ज़्यादा फील होती है। अभी हाईवे पे 120, 130 पे अगर आप स्टीयरिंग छोड़ भी देते हो ना तो भी गाड़ी ऐसे हिलती नहीं है, एकदम ऐसा लगता है कि स्टेबल है, अपनी जगह पे रुकी हुई है, वो एक कॉन्फिडेंस आपको फील देता है इसका स्टीयरिंग व्हील। उसके अलावा अननेसेसरी इसके बटन पता नहीं, यहाँ पे जो मेरे हाथ है यहाँ पे टच नहीं होते स्टीयरिंग पे। एक दो गाड़ियाँ थी, आई थिंक नेक्सॉन EV हमने चलाई थी, तो वहाँ पे ये बटन जो है बार बार प्रेस हो रहा था, बट अल्ट्रोज के साथ एक बार भी ये दिक्कत नहीं आई। फिर क्रूज कंट्रोल आपको मिल जा रहा है, क्रूज कंट्रोल भी अभी इन्होंने अपने आई थिंक प्योर वेरिएंट से ही क्रूज कंट्रोल देना स्टार्ट कर दिया है, तो जो लोग हाईवे पे ज़्यादा ड्राइव करते हैं सो उनके लिए एक पॉजिटिव ये क्रूज कंट्रोल वाला भी रहेगा। छोटे वेरिएंट भी अगर आप लोगे तो भी आपको ये फीचर मिलता है। बाकी तो इंटीरियर की स्टाइलिंग टाटा ने अपनी सभी गाड़ियों की लगभग सेम ही रखी है। ये वाली स्क्रीन आपको इनकी छोटी से लेके बड़ी गाड़ी तक सब में लगभग सेम सा इंटरफेस फील करवाती है। स्टीयरिंग यही इल्यूमिनेटेड वाला आपको मिल ही रहा है, ये भी आपका टियागो से लेके और सफारी हैरियर तक चलता है। बस ये है कि कारो, हैरियर और सफारी में आपका 4 स्पोक आ जाता है और यहाँ पे ये 2 स्पोक में स्टीयरिंग व्हील रहता है। इंजन की बात करते हैं, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवर्ट्रॉन इंजन आता है टाटा अल्ट्रोज को, 73.5 bhp जनरेट करती है गाड़ी एंड 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। अगर आप CNG में इसके फिगर्स देखते हो, अभी हम CNG गाड़ी चला रहे हैं सो इसकी बात करेंगे। पावर ऑन पेपर काफ़ी बढ़िया है, टॉर्क काफ़ी बढ़िया है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो मारुति की बलेनो या फिर आप फ्रोंक्स से भी इसको कंपेयर करते हो तो टॉर्क अल्ट्रोज में ज़्यादा है। पावर हालांकि इसमें थोड़ी सी कम है, 2-4 bhp उनसे कम है, बट टॉर्क इसमें ज़्यादा है, तो वो एक खींचने के मामले में अच्छी है। 3 सिलेंडर इंजन का जो मैंने एक नुकसान आपको बता ही दिया कि इंजन नॉइस आती रहती है, जब स्टार्ट करते हो तो भी एक अजीब सी आवाज़ जो है गाड़ी करती है। टाटा की हर एक गाड़ी एकदम ऐसे वो सांस सा लेती है ना, वो टाइप की फील आती है। और जब भी ड्राइव करोगे तो आपको इंजन से एक नॉइस भी आती है और इस अल्ट्रोज में एक हल्की सी वाइब्रेशन की साउंड भी जो है वो इंजन के अंदर से मुझे आ रही है जब मैं ड्राइव करता हूँ। तो इंजन के साथ गियर बॉक्स यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाता है। ऑटोमेटिक पता नहीं इन्होंने CNG के साथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि टियागो में, टिगोर में दे रहे थे बट अल्ट्रोज में इन्होंने नहीं दिया। मेरे हिसाब से अगर अल्ट्रोज में भी CNG के साथ AMT देते तो थोड़ा अच्छा फील होता,
कुछ लोग जो है उसको कंसिडर करते हैं। सिटी ड्राइव में स्पेशली लोग AMT को आजकल ज़्यादा कंसिडर करने लगे, और भाई प्रैक्टिकल भी है। आप मैनुअल में क्लच दबा के गियर लगा लगा के थक जाओगे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। AMT हो तो बढ़िया है, आराम से आप गाड़ी को ड्राइव कर लो। अब इसके गियरबॉक्स से 2 शिकायतें हैं मुझे। पहली शिकायत तो जब गाड़ी इतनी प्रीमियम बनाई है भैया आपने, तो इस पे भी थोड़ा सा काम कर लेते, हल्का फुल्का ग्लोसी ब्लैक या फिर जो क्रोम के एलिमेंट है वो यूज हो जाते तो बढ़िया रहता। ये थोड़ा वो ट्रक टाइप की फील देता है ये वाला गियरबॉक्स, और थोड़ा नोची है। गियर जब लगाते हो तो गियर लीवर ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइट भी फील हो रहा है और थोड़ा अटकता सा फील होता है, नोची सा फील होता है। गियर बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, ये पर्टिकुलर गियर लीवर में ऐसा फील होता है। क्लच काफ़ी स्मूथ है, अल्ट्रा लाइट क्लच मिलती है आपको टाटा अल्ट्रोज में, या फिर टाटा की कोई भी गाड़ी ले लो आप, क्लच बहुत बढ़िया है। क्लच का ट्रैवल काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं कि बहुत डीप जाती है या फिर बहुत ऊपर आके जो है वो छुटती है, एकदम बढ़िया लाइट वेट फील होती है। ये पैर तो ये है कि इसमें रिलैक्स है। अभी इसके बाद मैंने अपनी होंडा अमेज को चलाया तो भाई ऐसा फील हो रहा था जैसे क्लच ही ख़राब हो गई है मेरी गाड़ी की, बट उसका बिहेवियर ऐसा है, वो काफ़ी टाइट साइड रहती है उसकी क्लच, और इसकी काफ़ी अच्छी है। सो सिटी में ज़्यादा ड्राइव करते हो तो कहीं ना कहीं क्लच आपको अच्छी फील होने वाली है, लाइट वेट फील होने वाली है। ओके, अभी परफॉर्मेंस कैसा है वो बताता हूँ। तो देखो, फर्स्ट गियर में तो गाड़ी आराम से डिसेंट जो है वो पिक करती है। मैं एक बार आपको फर्स्ट गियर में पिक करके दिखाता हूँ। आज थोड़ा मौसम भी ख़राब है, इस वजह से विजिबिलिटी हल्की सी कम है। अभी देखो फर्स्ट गियर में है, अगर मैं बिना एक्सेलेरेट पैडल प्रेस किए हुए और क्लच को रिलीज़ करता हूँ, देखो बड़े आराम से, कोई झटका नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई ऐसे हिलती डुलती नहीं है, आराम से गाड़ी पिक करती है। और आप एक्सेलेरेटर पैडल प्रेस करो, आराम से चले जाओगे। और एक चीज़ और अच्छी है इसके बारे में, मैंने रील डाली हुई है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जैसे हिल पे अगर आप चढ़ाते हो गाड़ी को, कोई ऊंचाई पे चढ़ाते हो, तो आपको एक्सेलेरेट पैडल प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ये गाड़ी मैनेज करती है, बीच में बंद नहीं होगी। और चाहे कितनी भी स्टीव चढ़ाई हो, गाड़ी ऐसे बढ़िया धीरे 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 चलती रहती है। हालांकि जब पूरा एकदम प्रेशर पड़ता है इंजन पे तो वाइब्रेट करता है स्टीयरिंग व्हील, बट ये है कि चढ़ जाती है गाड़ी, बंद नहीं होती। जो नए ड्राइवर है, जो हिल एरिया में ड्राइव करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है भाई। उनको ये नहीं है कि बार बार गाड़ी बंद हो रही है, पीछे चली जा रही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आप बस क्लच रिलीज कर दो गाड़ी की और गाड़ी अपने आप चल पड़ेगी। अब फर्स्ट गियर में तो ठीक है, लेकिन सेकंड गियर में जब आती है ना, तो सेकंड गियर में हल्का सा फर्स्ट के बाद एक झटका सा फील होगा आपको, थोड़ा सा सांस सा लेती है अगर आप इसको स्पीड में उठा रहे हो, ठीक है। ऐसे नहीं, नॉर्मली अगर आप उठा रहे हो फिर तो आपको फील नहीं होगा, बट अगर आप थोड़ा सा स्पीड में लेके जा रहे हो और फिर आप सेकंड गियर चेंज करते हो उसका, तो हल्का सा झटका फील होती है। थर्ड गियर में फिर ये अपने सही पोजीशन पे आ जाती है, और थर्ड गियर में खींचती भी अच्छा है। अभी देखो 2000 RPM ले रही है, 50 की स्पीड है, मैंने एक्सीलरेटर पैडल प्रेस किया और आराम से गाड़ी उठा लेगी। आवाज़ तो आती है भाई, इंजन की आवाज़ तो आती है, बट हाँ ये है कि गाड़ी पिक कर लेती है अच्छे से। देखो बढ़िया पिक करती है। एटी 90 बड़े आराम से चलती है। 80-90 चलते टाइम कोई आपको एज सच इंजन नॉइस नहीं आएगी, ना ही कोई किसी तरह की वाइब्रेशन, ना ही कोई रोड नॉइस, कुछ नहीं, एकदम साइलेंट चलती हुई आपको गाड़ी फील होगी। अभी अगर कैमरे में आ रही होगी तो वो बारिश की वजह से जो है वो थोड़ा बहुत आपको फील हो रहा होगा, बट अगर एकदम क्लियर मौसम रहता है तो बढ़िया चलती है। हमने हाईवे का इसका एक माइलेज टेस्ट किया है, फ्रोंक्स के साथ किया है कंपैरिजन कि ये फ्रोंक से कितनी माइलेज कम ज़्यादा देती है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। 0 to 100 ठीक करती है, ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी फास्ट आपको फील होगी, बट ठीक ठीक टाइम पे कर देती है। उनके लिए जो नॉर्मली अपनी गाड़ी को ये है कि नॉर्मल यूज़ के हिसाब से चलाते हैं, वो नहीं भाई, जो स्पोर्ट्स कार गाड़ी को समझते हैं उनके लिए नहीं है ये। उनके लिए तो फिर मारुति की बलेनो आप ले लो, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है इंजन के हिसाब से, बट इंजन के हिसाब से टाटा की गाड़ियाँ जो स्पेशली 3 सिलेंडर वाली है, ये बेचारी थोड़ी सी लैग करती है कहीं ना कहीं। अभी देखो हर तरफ ट्रैफिक जाम है भाई। उधर पूरा NH48 ब्लॉक है, इधर फिर लोगों ने सर्विस रोड भी ब्लॉक कर दिया और आगे गड्ढा है ही, तो वहाँ से अब धीमे धीमे निकलेंगे।
एसी की परफॉर्मेंस के बारे में मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जब से मेरे पास ये आई है वो पूरे वीक की कोई गर्मी इतनी थी नहीं, तो बढ़िया ही है, अच्छा चल रहा था। एसी ऑटो मोड पे मैंने छोड़ा हुआ है, ऑटो मोड पे अच्छा काम करता है। थोड़ा सा एक जो है वो इस टच पैनल का है कि यहाँ पे सारे बटन टच दिए हैं, तो आपको स्विच करना होता है तो देखना पड़ता है। हैप्टिक फीडबैक टाइप अगर कुछ हो जाता ना इन टच बटन्स में तो फिर थोड़ा और बढ़िया रहता, पता चलता कि हाँ भाई बटन कौन सा प्रेस हो रहा है। बट साउंड आती है, देखो आप, जब भी मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हल्की सी एक साउंड जो है वो गाड़ी करती है, तो पता चल जाता है कि बटन प्रेस हुआ है। एक्सप्रेस कूल का एक बटन यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये टॉप एंड वेरिएंट में सिर्फ आता है। एक बार इसको प्रेस करोगे तो आपका एसी फुल पावर पे चलने लगेगा एंड यहाँ पे शो करेगा कि एक्सप्रेस कूलिंग ऑन हो चुकी है। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से भी एसी कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ पे भी आप देख रहे हो। सो एसी के सारे कंट्रोल जो है वो आपके यहाँ पे भी आ जाते हैं, तो यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो टच स्क्रीन के द्वारा। स्टीयरिंग देखो, बढ़िया लाइट वेट स्टीयरिंग है, आराम से एक उंगली से आप पूरा स्टीयरिंग जो है वो ऑपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बटन अभी प्रेस हो जा रहे हैं मेरी उंगली से, बट ठीक है। और एक वो भी दिखाता है, अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा कि स्टीयरिंग मतलब आपका सीधा है या फिर साइड में है, वो एक एनिमेशन भी यहाँ पे रन होती हुई दिखती है। उसके अलावा कुछ एक इन्फॉर्मेशन आप और देख सकते हो, जैसे कि व्हीकल इन्फॉर्मेशन क्या है। व्हीकल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वो भी दिया जाता है। 34 PSI मेरे फ्रंट में एंड 36 एंड 35 PSI रियर्स में है। पावर एंड टॉर्क का रेशियो अगर आपको देखना है कितनी पावर कितना टॉर्क है, तो वो भी शो करती है एनिमेशन। मैप वगैरह जो है वो शो नहीं करता। अच्छा, ये टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है। सीएनजी में तो टॉप है, लेकिन पेट्रोल में इसके ऊपर भी एक वेरिएंट दिया जाता है। उसमें आपको ये जो स्क्रीन है ना वो 10.25 इंच की वो फुल्ली डिजिटल स्क्रीन मिलती है। मैप अगर आपको देखना है फिर उसमें यहाँ पे दिख जाता है। और एक जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है, जैसे अभी मैं प्रेस करता हूँ तो ये मेरी यहाँ वाली स्क्रीन पे आता है, बट उसमें आप स्विच कर सकते हो कि इसमें आपको देखना है या फिर आपको यहाँ पे देखना है, वो एक अच्छी चीज़ है। अभी यहाँ पे जो ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम वाला फीचर है, ये हाईवे के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम करता है आपका। बट सिटी में जब आप ड्राइव कर रहे हो, मैप्स स्पेशली आप देख के ड्राइव कर रहे हो, तो फिर जब आप इसको प्रेस करते हो तो फिर ये यही दिखाता रहता है और मैप नहीं दिखाता। और ये अगर आपका इंडिकेटर आपने दिया हुआ है और अगर आप 360 डिग्री कैमरा का बटन प्रेस करते हो तो आप 360 को यूज नहीं कर सकते। पहले आपको इंडिकेटर बंद करना पड़ेगा या फिर इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा और फिर आप ये चला पाओगे। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं। और अभी मेरे पास जब ये गाड़ी आई थी तो 1500 किलोमीटर के आसपास चली हुई थी, 1500 से थोड़ा कम था, और अभी 2087 किलोमीटर चल गई है। तो लगभग ये मान के चलो कि मैंने इसको 600 किलोमीटर के आसपास चला लिया है। 600 में से 200-250 हाईवे पे ड्राइव किया है और बाकी अपने गांव वाले एरिया में और सिटी वाले एरिया में यहीं पे ड्राइव किया है। तो अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है इसको गड्ढे वाले रास्तों पे ड्राइव करने का, भरे पानी में ड्राइव करने का, हाईवे पे ड्राइव करने का सही एक्सपीरियंस हो गया है। 6-7 दिन हो गए, आज पूरा वीक ही हो गया इसको चलाते हुए। एक दिन बीच में नहीं चलाई थी मैंने पूरे दिन, क्योंकि उस दिन पूरे दिन ही भाई बारिश आ रही थी कंप्लीट, तो उस दिन नहीं निकाल पाया था। बाकी तो अच्छी चल रही है। मैंने अपनी गाड़ी तो खड़ी की हुई है घर पे और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अपने हर एक काम के लिए। और हाँ, कुछ फैंसी फीचर्स भी आते हैं। ये देखो, ओपन सनरूफ, ये हो गई है मेरी सनरूफ ओपन। अभी बारिश आ रही है, सनरूफ मैंने खोल दी है, तो बंद होगी कि नहीं होगी वो बताओ आप मुझे कमेंट करके, मैं आपको बताता हूँ। नहीं तो यहाँ पे सेंसर जो लगा हुआ है ना, रेन सेंसरिंग वाइपर, इसके ऊपर अगर अभी कुछ 1-2 बूंदे गिर जाएगी तो ये सनरूफ मेरी अपने आप बंद हो जाएगी। क्योंकि ये देखो, अभी बारिश गिरी और अपने आप ये सनरूफ हो गई है बंद। एक चीज़ और हाँ अच्छी है इस गाड़ी के बारे में, जो मैं 3-4 दिन से नोटिस कर रहा हूँ, बारिश के टाइम पे और दूसरी गाड़ियाँ जितनी मैंने चलाई है वो सब ना ऊपर जब बारिश गिरती है तो आवाज़ काफ़ी आती है बूंदों की। ऐसा लगता है कि जैसे टीन शेड पे बारिश गिर रही हो ना, वो वाली फील आती है। पर अल्ट्रोज में काफ़ी कम आती है वो आवाज़, काफ़ी कम। और एक चीज़ और करो यार टाटा वालों, ये जो लाइट आप दिखाते हो ना CNG मोड में जब चलती रहती है तो येलो कलर की, मेरे हिसाब से आपको इसको ग्रीन कलर
में करना चाहिए। जब तक सीएनजी है तो ग्रीन कलर में हो, फिर अगर सीएनजी आपकी रिजर्व मोड में आए तो फिर ये येलो हो जाए। अभी ये येलो कलर में जलती रहती है अगर आपकी सीएनजी फुल है तो भी, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं सीएनजी रिजर्व में है या सीएनजी मोड में चल नहीं रही, वो एक दिक्कत है। पेट्रोल जब आपका खत्म है यहाँ पे रिजर्व मोड में, तो आपने पेट्रोल को येलो में कर रखा है, बट सीएनजी अगर आपकी काफ़ी है, फुल भी है, तो सीएनजी आप येलो में करते हो। ये थोड़ा मिसमैच होता है। सबको लग रहा है कि उधर से पता नहीं कौन सा हाईवे बनाया नया, इधर से घुमा के उधर लगाएंगे गाड़ियाँ। देखो वाइपर का बता रहा था ना, अभी नोटिस करना है एक बार। ये देखो यहाँ पे ये वाला एरिया, मैंने वाइपर को साफ भी कर लिया था सुबह, बट उसके बाद भी ये यहाँ पे वापिस आता है तो पानी छोड़ के जाता है। चलो भाई चलो, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जाने लगा है ट्रैफिक अभी। एम्बिएंट लाइट भी ना इसकी काफ़ी अच्छी लगती है, सिर्फ आपको डैशबोर्ड पे मिलती है, बट इनफ है, ज़्यादा कोई डोर वोर पे ऐसा सच मुझे बहुत सारी एम्बिएंट लाइट भी बढ़िया नहीं लगती। ये ठीक है, पर्पल कलर में सबसे अच्छी लगती है। देखो मैं आपको एक सेकंड चेक करवाऊँ, ये देखो पर्पल में ही इसकी पूरी थीम रहती है, इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, और यहाँ पे एमआईडी की थीम भी वही पर्पल फील आपको होती है, तो ये अच्छी लगती है। आर्मरेस्ट थोड़ा सा गियर लीवर के कंपैरिजन में नीचे रहता है, तो इसके ऊपर हाथ रख के अगर आप गियर लगाना चाहो तो थोड़ा सा दूर भी पड़ता है मेरे हिसाब से, तो वो थोड़ा सा ऐसे हाथ जो है वो ऊपर रहता है। इसका खुद का कोई मैप नहीं है, आप या तो एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करो या फिर एप्पल कारप्ले कनेक्ट करो, दोनों चीज़ें वायरलेस कनेक्ट हो जाती है और दोनों अच्छी चलती है। इन पिछले 7 दिनों में किसी भी चीज़ ने कोई माल फंक्शन नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि कभी ये स्क्रीन नहीं चल रही या फिर कभी ये स्क्रीन नहीं चल रही, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। सब कुछ अच्छे बढ़िया से काम कर रहा था। एक बार किसी और गाड़ी में भी ये वाली स्क्रीन जो है वो फ्रीज हो गई थी, बट अल्ट्रोज के केस में एक भी दिक्कत नहीं आई है। देखो स्टार्टिंग में जब वो गाड़ी आई थी तो ये नई थी स्क्रीन, थोड़े सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू, थोड़े बग्स तो होते ही है जब भी कोई नई चीज़ आती है, बट अभी जो है काफ़ी चीज़ें रेक्टिफाई टाटा ने ऑलरेडी कर ली है। तो आई थिंक कि अब जो गाड़ी आ रही है उनमें आपको कोई मेजर इशू एज सच ये स्क्रीन से या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड नहीं आएगा। सब चीज़ें बढ़िया से काम करती है और एकदम प्रॉपर जो है वो वर्क कर रही थी। अभी मेरे साथ तो कोई दिक्कत आई नहीं, बाकी अगर आपके साथ कोई है तो बताना हमें कमेंट करके। अभी तो ये स्कूल बस वाले लगे हुए हैं कि वहाँ से निकाल दूँ और थोड़ी देर बाद फंसा देंगे, फिर इनको खींचते रहेंगे। सिटी में एक फ़ायदा हो रहा है इसमें कि बार बार आपको फर्स्ट गियर में स्विच करने की ज़रूरत नहीं होती, दूसरे गियर में गाड़ी का काफ़ी अच्छे से पिक कर लेती है। तो ऐसे नहीं है कि आपको बार बार फर्स्ट सेकंड में स्विच करना पड़ेगा, आराम से आप दूसरे गियर में गाड़ी को चला सकते हो। अभी देख लो मैं वहाँ से यहाँ तक दूसरे गियर में ही लेके आया हूँ और कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई पावर लैग नहीं, कुछ नहीं, आराम से उठती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो पार्क।